हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने लास्ट वीडियो में क्लास 12th की फिजिक्स का जो चैप्टर 3 स्टार्ट किया था, हमने उसका पार्ट 1 कर लिया था, ठीक है ना। उस पार्ट 1 के अंदर जो लास्ट टॉपिक था वो था रेजिस्टिविटी। क्या था? रेजिस्टिविटी और उसके इफेक्ट क्या क्या थे। इस पार्ट के अंदर हम पूरा कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा। जो टॉपिक इस सेल से स्टार्ट से लेकर VT ब्रिज तक जाएगा। तो इसमें जो इस टॉपिक स्टार्ट होगा आज वो होगा सेल। क्या होगा? सेल। तो सेल के बारे में समझेंगे, फिर किरचॉफ्स लॉ होगा, ठीक है ना। उसके फिर हम रूल समझेंगे, तब हम यहाँ पर करेंगे इसको। देखो, पहला टॉपिक यहाँ पर क्या है इस पार्ट के अंदर? सेल। क्या है? सेल। तो सेल क्या होती है? एक डिवाइस होती है जो हमारे पास केमिकल एनर्जी को स्टोर करती है। क्या करती है? केमिकल एनर्जी को स्टोर करती है और हमें कन्वर्ट करती है फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। देखो यहाँ पर द डिवाइस विच कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रिक सेल। सेल इज ए सोर्स ऑफ कांस्टेंट ईएमएफ बट नॉट कांस्टेंट करंट। देखो, कांस्टेंट ईएमएफ यहाँ पर क्यों बोला गया? जैसे मान लो आप शॉप पर गए, शॉप पे आपने सेल लिया। क्या लिया? एक सेल। अब उस सेल का जो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक नंबर लिखा था 2.5 वोल्ट। तो जो यहाँ पर लिखा होता है नंबरिंग जो होती है 2.5 या फिर 3 वोल्ट, तो वो उसका मैक्सिमम पोटेंशियल होता है। क्या होता है? मैक्सिमम पोटेंशियल। उसे हम बोलते हैं क्या? ईएमएफ। यानी कि किसी भी सेल का जो मैक्सिमम पोटेंशियल होता है उसे हम बोलते हैं क्या? ईएमएफ। लेकिन क्या कांस्टेंट नहीं होता उसका? करंट। क्या होता है? करंट। अब देखो, कांस्टेंट करंट क्यों नहीं हो पाता? जैसे मान लो मेरे पास कोई एक सेल था, सेल से मैंने क्या करा, एक बल्ब मैंने ग्लो करा दिया, यानी कि एक रेजिस्टेंस ऐड कर दिया, तो कुछ ना कुछ करंट उसमें जाएगी। अब क्या होगा, जो मेरे पास सेल लेकर आया था मैं शॉप पर से, तो यहाँ पर जब करंट जाएगी तो इससे क्या होगा, इस सेल का कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा। क्या होगा? पोटेंशियल ड्रॉप। और हम जानते हैं विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ, विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर। यानी कि जब पोटेंशियल चेंज होगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, मेरे पास करंट भी चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चेंज। तो इसलिए क्या होता है, याद रखना कि किसी भी सेल का क्या चीज़ कॉन्स्टेंट होती है? ईएमएफ। याद है क्या बोला हमने? ईएमएफ, ना कि पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा चेंज होगा, लेकिन क्या बात करते हैं? ईएमएफ की, यानी कि मैक्सिमम पोटेंशियल। उससे हम क्या कर सकते हैं? उससे ना तो हम कर सकते हैं कम, ना कर सकते ज़्यादा। अगर मान लो किसी भी बेस सेल का मैक्सिमम पोटेंशियल 3 वोल्ट है, तो यानी कि इसको हम केवल 3 वोल्ट तक चार्ज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें चार्ज स्टोर कर सकते हैं, वो केवल इतना कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते। अब बात करते हैं किसकी? ईएमएफ। ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होता है? तो ईएमएफ का फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या होती है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ ए सेल व्हेन इट इज नॉट सप्लाई एनी करंट इज कॉल्ड इट्स ईएमएफ। जैसे यहाँ पर एक सेल दिखा रखा है, ये क्या दिखा रखा है? एक सेल। अब इस सेल को मैं चार्ज करता गया, ठीक है ना, यानी कि इसमें करंट में फ्लो कराता गया, ठीक है ना। तो वहाँ पर क्या होगा, उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा इस सेल के अक्रॉस, ठीक है ना। तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर चार्ज होने के बाद ये फिर आगे चार्ज नहीं होने का, चार्ज क्या करेगा? ओवरफ्लो करेगा। क्या करेगा? ओवरफ्लो। तो जब करंट देने पर, यानी कि इसको चार्ज करने पर जो मैक्सिमम चार्ज स्टोर कर ले, क्या कर ले? मैक्सिमम चार्ज स्टोर कर ले और एक मैक्सिमम पोटेंशियल पहुंच जाए, तो वो मैक्सिमम पोटेंशियल क्या कहलाता है? उसका सेल का ईएमएफ कहलाता है। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? E इक्वल टू बी प्लस आई आर। जहाँ पर B क्या होता है? ये होता है पास पोटेंशियल डिफरेंस, और ये R क्या होता है? स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, और I क्या होती है यहाँ पर? करंट। क्या होती है? करंट। तो देखो, हम जानते हैं ओम्स लॉ से, तो ये क्या होता है? I इंटू आर। ये भी होगा एक पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन किसके क्रॉस होगा ये? इंटरनल रेजिस्टेंस। जैसे मान लो आपके पास जो बैटरी है, कोई भी सेल होगा, उसके अंदर जो मटेरियल होता है उसके इनसाइड, जैसे इलेक्ट्रोलाइट हो गया, तो केमिकल पाउडर हो गया, इलेक्ट्रोड हो गया, सब चीज़ मिलाकर, ठीक है ना। क्या होता है उसका? वो इंटरनल रेजिस्टेंस आर बोलते हैं इसको। तो वहाँ भी कोई ना कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा, क्योंकि यहाँ भी करंट जाएगी। जैसे मैं इस फिगर के अंदर दिखाऊँ, तो इस फिगर के अंदर क्या है? देखो, यहाँ पर ही है 2 इलेक्ट्रोड, फर्स्ट एंड सेकंड। ये हमारे पास है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये पास है नेगेटिव। यहाँ मैंने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया जो कैपिटल आर है। जो कैपिटल आर रेजिस्टेंस होगा उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। लेकिन बात करते हैं क्या, इनसाइड द बैटरी या फिर इनसाइड द सेल। जैसे मान लो यहाँ पर दिखा रखा मैंने, ठीक है ना,
डॉटेड डॉटेड, तो ये क्या है, इससे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पर बोल रखा इलेक्ट्रोलाइट। इसे क्या बोलते हैं, ये काम करता है इंटरनल रेजिस्टेंस की तरह। किसके लिए, इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर मान लो मैं इसको नहीं बनाता, इलेक्ट्रोलाइट इसमें फिल नहीं करता किसी सेल के अंदर, तो क्या होगा, देखो जैसे मेरे पास यहाँ पर तो चार्ज फ्लो करेगा, जैसे इस रेजिस्टेंस से अक्रॉस तो चार्ज फ्लो करेगा इस प्लस से माइनस की ओर, लेकिन माइनस से प्लस की ओर कोई चार्ज फ्लो करेगा नहीं, तो करंट यहाँ बनने की नहीं है। तो हम जानते हैं क्या, करंट फ्लो कराने के लिए सर्किट कैसा होना चाहिए, कंप्लीट क्लोज सर्किट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्लोज सर्किट। तो इसलिए क्या करते हैं हम यहाँ पर कोई अंदर रेजिस्टेंस फिल करते हैं ताकि कंप्लीट क्लोज पाथ बन जाए और करंट का प्रॉपर फ्लो हो जाए। तो देखो जब मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट फिल कर दिया, तो मेरे पास जो यहाँ पर चार्ज था वो प्लस से माइनस की ओर फिल किया, मतलब फ्लो किया, इसके बाद माइनस से प्लस की ओर। ठीक, तो यहाँ पर पास करंट का एक कंटिन्यूस लूप बन जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ पर कंटिन्यूस करंट फ्लो होता रहेगा। अब बात करते हैं क्या, नेक्स्ट टीपीडी। टीपीडी फॉर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ ए सेल व्हेन इट इज सप्लाई द करंट टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड द टर्मिनल वोल्टेज। जैसे अगर मान लो मैं इस जो यहाँ पर मैंने सर्किल किया इस वाले रेजिस्टेंस को, अगर मैं ये रेजिस्टेंस ना लगाऊं, यानी कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ना लगाऊं, या फिर बल्ब या कोई भी ट्यूबलाइट या कोई फ़ैन यहाँ पर मैं अटैचमेंट ना करूं, तो यानी कि कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ पर होने का नहीं है। तो यहाँ क्या होगा, अगर मैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं लगाता हूँ, तो जो इसका मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा या फिर मैक्सिमम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन दोनों इलेक्ट्रोड का, तो वो क्या कहलाएगा, इस सेल का क्या कहलाएगा, ईएमएफ। क्या कहलाएगा, ईएमएफ। याद रखना हम कभी सप्लाई नहीं करेंगे इसकी वायर के थ्रू, तो तब क्या कहलाएगा, उसका जो मैक्सिमम टीपीडी होगा उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलेंगे ईएमएफ। क्या बोलेंगे, ईएमएफ। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ क्या, अगर मैंने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दिया, यानी कि चार्ज को मैंने एक पाथ फ्लो करा दिया कि भाई चार्ज को यहाँ से जाना, तो चार्ज क्या होगा, यहाँ से फ्लो करेगा। जब चार्ज यहाँ से फ्लो करेगा तो क्या होगा, करंट फ्लो करेगी इस रेजिस्टेंस से अक्रॉस। तो जैसे यहाँ पर जैसे यहाँ पर चार्ज फ्लो करेगा तो क्या होगा, इसका पोटेंशियल ड्रॉप होता जाएगा। तो जैसे यहाँ पर करंट का फ्लो हुआ तो क्या होगा, इसका पोटेंशियल कुछ ना कुछ ड्रॉप हो जाएगा जो इसका पहले था। अगर हम बोलता है इसका ईएमएफ मान लो कितना हो गया, 5 वोल्ट। कितना, 5 वोल्ट। तो 5 वोल्ट से क्या होगा, 4.7 आएगा, 4.6 आएगा, 4.5 आएगा, ऐसे से क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होता रहेगा। तो एट द मोमेंट ऑफ द व्हेन द चार्ज इज फ्लो दिस इलेक्ट्रोड टू दिस इलेक्ट्रोड, दैट पर्टिकुलर पॉइंट या पर्टिकुलर इंस्टेंट, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। या फिर इसकी इक्वेशन क्या होगी, हमने लास्ट उसमें पढ़ा था ईएमएफ के अंदर, तो इसकी इक्वेशन थी E इक्वल टू V प्लस आई स्मॉल आर। अगर मैं यहाँ पर निकालता हूँ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो दोस्तों बोलते हैं V। अगर मैं यहाँ पर V निकालूँ तो कितना आएगा, V इक्वल टू E माइनस आई आर। यानी कि ईएमएफ से क्या होगा, ईएमएफ में से माइनस कर देंगे जो करंट मिली फ्लो हुई इंटरनल रेजिस्टेंस के अंदर, और ये V क्या होता है, कैपिटल B, इसे बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जो हमें मिलता है कहाँ पर, आउटसाइड द बैटरी या आउटसाइड द सेल। इसका फॉर्म होता है I इंटू कैपिटल R, जहाँ पर कैपिटल R क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो हम बैटरी के बाहर लगाते हैं। तो इसी क्वेश्चन क्या होगी, E इक्वल टू वो V इक्वल टू E माइनस आई आर। इसके आगे इट इज़ ऑलवेज लेस देन द ईएमएफ। जैसे मैंने आपको ये बोला था, हमेशा जो E होगा वो ग्रेटर देन किससे होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से क्रॉस। अगर मैं फ्लो ना कराऊँ करंट को, तो यही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल हो सकता है, ईएमएफ के। अब बात करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी कि जो हम इंटरनल रेजिस्टेंस लगाते हैं वो कैसे कैसे डिपेंड करता है और क्या क्या चीज़ के अंदर होती है। तो देखो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या चीज़ होती है, तो इसे हम शो करते हैं किससे, डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट, द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए सेल इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। दिस ओपन फ्लोइंग पॉइंट्स। अब इसमें क्या होगा, यानी कि किसी भी सेल के अंदर
किसी भी सेल या बैटरी के अंदर जो भी हम इलेक्ट्रोलाइट फिल करते हैं तो क्या करता है वो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड करता, यानी कि चार्ज के फ्लो का क्या करता है, रोकने का काम करता। ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं हम, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अब ये क्या होता है, कुछ कुछ बातें डिपेंड करता, यानी कि अगर मैं अभी चेंजेस करूँगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस के अंदर चेंज आएगा, ना तो वो चेंज नहीं आएगा। तो पहला पॉइंट क्या, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड। जैसे मैंने ऊपर फिगर में बताया था, ये क्या था, मेरे पास इलेक्ट्रोड थे, एक तो फर्स्ट इलेक्ट्रोड एंड सेकेंड इलेक्ट्रोड। अगर इनके बीच के डिस्टेंस मैं करता हूँ स्मॉल, तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, स्मॉल होगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, जो रेजिस्टेंस होता है डिपेंड करता है किस पर, लेंथ के प्रोपोर्शनल। अगर लेंथ इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, अगर लेंथ डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर जो है, यानी कि जो यहाँ पर सोल्यूशन है कोई भी चीज़, तो क्या चीज़ है, इंटरनल रेजिस्टेंस से काम कर रही है। अगर मैं इनके गैप को, यानी कि इलेक्ट्रोड के गैप को अगर मैं कम करता हूँ तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा, अगर इनके गैप को मैं इंक्रीज करता हूँ तो इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। यानी कि डिस्टेंस जो होगी इलेक्ट्रोड की, अगर मैं इस डिक्रीज करूँ तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि कैसा रिलेशन है यहाँ पर, डायरेक्ट रिलेशन। अगर बात करता हूँ क्या, इलेक्ट्रोड की जो डिस्टेंस अगर मैं इंक्रीज कर दूँ तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट जो डिपेंड करता है एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। ये कैसा होता है, कैसा होता है यहाँ पर, इनवर्स प्रोपोर्शनल। यानी कि अगर जो इलेक्ट्रोड होता है, अगर मैं उसका एरिया इंक्रीज कर दूँ, यानी कि अगर मान लीजिए एक तो मेरे पास थिन इलेक्ट्रोड, एक मेरे पास थिक इलेक्ट्रोड जो कि सेम मटेरियल से बने हुए हैं, तो ज़्यादा रेजिस्टेंस इसका होगा जो थिन इलेक्ट्रोड होगा, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, चार्ज फ्लो को, जो जिनके पास चार्ज फ्लो कर रहे होंगे उनको प्रॉपर वे नहीं मिल पाएगा। ठीक है ना, तो वहाँ पर क्या होगा, कोलिजन ज़्यादा होगा, तो इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, वहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन बात करता हूँ किसकी, अगर एक थिक इलेक्ट्रोड है तो वहाँ पर क्या होगा, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब क्रॉस सेक्शन इंक्रीज होगा तो चार्ज क्या होंगे, ईजिली फ्लो करेंगे। तो बस एक चीज़ याद रखना माइंड के अंदर कि अगर जो चार्ज मेरे पास हैं, अगर उन पे ईजिली फ्लो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ईजिली फ्लो, किसी भी अकॉर्डिंग टू पॉइंट, तो अगर ईजिली फ्लो करेंगे तो याद रखना इंटरनल रेजिस्टेंस हो चाहे आपको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो, तो हमेशा क्या होता है, रेजिस्टेंस हमारा डिक्रीज होता है, क्या होता है, डिक्रीज। अगर यहीं पे बात करने लगूँ इसके जस्ट अपोजिट, अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर ईजिली फ्लो नहीं कर पाते तो यहाँ पर क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं, यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज होगा अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। अब थर्ड पॉइंट क्या होता है, नेचर कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। कंसंट्रेशन मतलब उसकी कंसंट्रेशन कैसी है, सांद्रता कैसी है, मतलब उसकी, ठीक है ना। तो ये क्या डिपेंड करता है किसके, डायरेक्टली। अगर मान लो कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की ज़्यादा होगी, ठीक है ना, तो वहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को ईजिली फ्लो नहीं कर जाएंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन ईजिली फ्लो नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारा रेजिस्टेंस जो होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस, वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर कंसंट्रेशन कम रखेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन होंगे, जो चार्ज होंगे, जो फ्रीली मूव करेंगे, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं करंट फ्लो कराने के लिए, तो वहाँ पर क्या होगा, ईजिली फ्लो करेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या होगा, वहाँ पर हमारा डिक्रीज हो जाएगा। एक नेचर पर, ठीक है ना, तो ये दो बात याद रखना, एक तो नेचर और दूसरा क्या, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट, टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर टेम्परेचर होगा इंक्रीज, अगर टेम्परेचर होगा इंक्रीज तो हम जानते हैं टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा, उसका रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, डिक्रीज होगा, और जहाँ पर डिक्रीज होगा तो क्या होगा, वहाँ पर हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हो गया बात इंटरनल रेजिस्टेंस होगी। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी बात डिपेंड करता है, एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो पहला बात क्या है, इलेक्ट्रोलाइट की जो डिस्टेंस होगी दो इलेक्ट्रोड की, उसको डिपेंड करेगा कैसा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सेकंड पॉइंट क्या था, जो एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड था वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, इंटरनल रेजिस्टेंस के। अगर हम क्या करेंगे, एरिया हम इंक्रीज करेंगे तो ये डिक्रीज होगा, अगर ये करेंगे डिक्रीज तो क्या होगा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या था, टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। अब नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन EVR। EMF को मैं दिखाता हूँ किससे, इससे, स्मॉल ई से, ठीक है ना। EMF वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, TPD, या फिर R, स्मॉल r, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो वी नो दैट
इस फिगर के अकॉर्डिंग देखो, जब भी हम सेल का, ठीक है ना, एक प्रॉपर डायग्राम बनाएंगे, कंप्लीट डायग्राम, तो वो जो यहाँ पर दिखा रखा है मैंने डॉटेड लाइन से, ये बैटरी है। क्या? बैटरी। तो बैटरी में क्या होता है, दो चीज़ होती हैं। एक तो होता है क्या, इलेक्ट्रोड, जो यहाँ पर दिखा रखा पॉजिटिव नेगेटिव, और ये क्या होता है, स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस, जैसे इलेक्ट्रोलाइट हो गया, ठीक है ना, इसके बारे में। तो यहाँ पर देखो, वी नो अबाउट दैट द पोटेंशियल डिफरेंस, क्या पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमने लास्ट इक्वेशन पढ़ा था, जब भी हम टीपीडी निकालेंगे तो फॉर्मूला तो क्या होता है, V इक्वल टू ई माइनस आई आर, जहाँ पर ये क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इंटरनल, यानी कि जो बैटरी के अंदर होगा, और ये ई क्या होता है, EMF। अगर मैं EMF में से इंटरनल रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो वहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूँ तो हमें क्या बनेगा, कि हमें मिलेगा इस टर्मिनल पोटेंशियल के क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ मैंने क्वेश्चन लगाई V इक्वल टू ई माइनस आई आर, और B क्या होता है, जो यहाँ पर है एक्सटर्नल के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका फॉर्मूला कितना होगा, हम जानते हैं V का बाई ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर, जहाँ पर I करंट है और R क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो I इंटू आर हो गया, इक्वल ई माइनस आई आर। देखो अगर ये वाला पार्ट कैसा है, माइनस का, इधर आकर कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो I आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ हो जाए R प्लस आर। देखो क्यों, क्योंकि देखो ये वाला रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, ये दोनों कैसे हैं, एक ही पाथ को फॉलो कर रहे हैं, तो कैसा कॉम्बिनेशन होगा दोनों का, यानी कि इसका और इसका कॉम्बिनेशन होगा सीरीज का, और सीरीज में क्या होता है, करंट ड्रॉप होती नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या होगा, ये वाला माइनस का पार्ट हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आई को बनाएगा। अगर मैं यहाँ निकालता हूँ कि करंट मेरी कितनी फ्लो करेगी, तो आई इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर। अगर हम निकालें और अदर रिलेशन, कि भाई अगर मुझे निकालना है इंटरनल रेजिस्टेंस, ये क्या निकाल ली हमने, करंट निकाल ली, क्या निकाल ली, करंट। अगर बात करते हैं किसकी, इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो सेम फॉर्मूला भाई, V इक्वल टू ई माइनस आई आर। अगर मैं यहाँ पर निकालता हूँ इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये वाला पार्ट कैसा, माइनस का, इधर का प्लस का हो जाएगा, I इंटू आर इक्वल टू ई, ये कैसा प्लस का, इधर का हो जाएगा माइनस का। अब मैंने बोथ साइड डिवाइड दी क्या, V से, मैंने बहुत सारा डिवाइड दी V से, तो यहाँ भी V आ गया, यहाँ V, यहाँ V, तो V से भी क्या है कैंसिल आउट, तो यहाँ बचेगा 1, और हम जानते हैं V का फॉर्मूला I इंटू आर, तो I से I कैंसिल हो गया, तो R अपॉन आर इक्वल टू -1। अगर मुझे निकालना हो स्मॉल r, तो ये कैपिटल R क्या है, डिवाइड में, इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, E अपॉन V -1 ब्रैकेट क्लोज इंटू R, कैपिटल R। अब बात करते हैं क्या, नेक्स्ट टॉपिक, ग्रुपिंग ऑफ सेल, यानी कि जो सेल होते हैं उसे हम लगाते हैं किसी सीरीज में, पैरेलल में, या फिर मिक्स कॉम्बिनेशन, जैसे रिक्वायरमेंट होती है डिवाइस की, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की, जहाँ पर पास वोल्टेज ज़्यादा चाहिए होगा, तो कैसे हम सीरीज में उसमें लगाएंगे, पैरेलल या सीरीज। अगर बात करते हैं मुझे करंट इंक्रीज करना हो, तो हम कैसे कॉम्बिनेशन लगाएंगे। अगर दोनों मुझे इंक्रीज करनी हो, क्या वोल्टेज भी और करंट भी, तो कैसा कॉम्बिनेशन करेंगे। तो यहाँ हम पढ़ेंगे दो टाइप के। तो पहला क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल व्हेन EMF और सेल आर नॉट सेम। क्या बोला मैंने, जो जैसे मेरे पास सेल आए, आइडेंटिकल सेल नहीं आए, आइडेंटिकल मतलब कि जैसे मैंने बोला यहाँ पर 3 सेल है, 1 2 3, तो आइडेंटिकल सेल तब बोलेंगे जितना इसका EMF होगा वही EMF इसका होना चाहिए, वही EMF होना चाहिए इसका। तो बोलेंगे कैसे सेल है दोनों के दोनों, आइडेंटिकल सेल, यानी कि सारे की सारी जो इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, या फिर उसके अंदर जो प्रॉपर्टी है, वो सारी सारी करनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तो तब बोलेंगे वो आइडियल सेल होंगे। क्या होंगे, आइडियल। लेकिन बात करते हैं यहाँ पर क्या, यहाँ बोल रखी है व्हेन EMF ऑफ सेल आर नॉट सेम, यानी कि पहले सेल का EMF यहाँ पर 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यानी कि ऐसे मानेंगे यहाँ पर। तो तब देखेंगे इसका कॉम्बिनेशन कैसे कैसे होगा। तो पहला, इसके अंदर दो केस पढ़ेंगे, सीरीज वाला और पैरेलल वाला। तो पहला यहाँ पर आता 4 सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर मैं इन दोनों, यानी कि जो इन पास सेल जो आइडेंटिकल सेल नहीं होंगे, अगर मैं सीरीज में ऐड कर दूंगा तो क्या क्या चीज़ें होंगी। तो लेट वी कंसीडर द 2 सेल, हम बात करते हैं 2 पे, जैसे 2 पे करेंगे वैसे फॉलो होगा प्रिंसिपल 3 पर। तो लेट वी कंसीडर 2 सेल EMF E1 एंड E2 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2 आर रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज। देखो जब भी दो सेल या दो से अधिक सेल को हमें सीरीज में कनेक्ट करना हो, तो एक प्रॉपर वे क्या होता,
देखो एक सेल का क्या होता है, जब एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल के नेगेटिव से कनेक्ट हो जाए, किससे, नेगेटिव से, या नेगेटिव का पॉजिटिव से, अगर ये कॉम्बिनेशन होता है एक सेल से दूसरे सेल को कनेक्ट करने पर, तो उसे बोलते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे यहाँ पर देखो एक सेल ये रहा, एक सेल ये रहा, तो इस सेल का ये कौन सा टर्मिनल है, नेगेटिव, और ये कैसा है उसका, पॉजिटिव। तो देखो माइनस से कौन सा कनेक्ट है, प्लस पॉजिटिव, तो कैसा कॉम्बिनेशन है ये, सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर मैं इसको यहाँ पर कनेक्ट कर दूँ तो देखो प्लस किससे कनेक्ट हो जाएगा, माइनस से, तो इसे बोलेंगे ये भी कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसके अंदर क्या करेंगे हम, नेट वो चीज़ निकालेंगे भाई, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा और टोटल इंटरनेसेंस कितना होगा, सारी चीज़ निकालेंगे। तो देखो हमने जानते क्या कि जब भी करंट का फ्लो होता, यानी कि चार्ज का फ्लो होता हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो मैंने बोला क्या कि भाई जैसे मेरे पास क्या है सीरीज, तो यानी करंट जो होगी वो सेम फ्लो करेगी अक्रॉस द वायर। तो यहाँ मैंने बोल दिया कि पास आई करंट फ्लो करी, क्या करी, आई करंट फ्लो कर रही है इस चीज़ से यहाँ पर, यानी कि R2 में भी करंट फ्लो जाएगी आई, R1 में करंट मेरे पास वही जाएगी आई। यहाँ पर जैसे मैं निकालता हूँ, लेट कंसिडर पोटेंशियल ABC, जब पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट है और इनके अक्रॉस रेजिस्टेंस भी है, बैटरी भी है, तो यानी कि इस B पर, इस C मतलब C पर, B पर और A पर पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। क्या होगा, अलग अलग। अगर हाँ, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि एक मेरे पास सेल है यहाँ पर, ठीक है ना, और इस सेल पे मैंने 2 पॉइंट में कर लिए, जैसे यहाँ पर मैंने कर लिया और यहाँ पर कर लिया, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल यहाँ पर होगा, ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों के बीच क्या है, कोई ना तो रेजिस्टेंस है ना कोई बैटरी है, मतलब कुछ भी चीज़ नहीं है यहाँ पर, जो यहाँ पर अटैचमेंट है। तो क्या होगा, इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही होगा। क्या होगा, सेम। चलो लेट कंसिडर पोटेंशियल ए पर, बी पर एंड सी पर, मैंने बोल दिया क्या, BA BB BC, क्योंकि सेम नहीं है। अब मुझे निकालना क्या, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना ए और बी के क्रॉस, कि भाई ए से बी तक कितना चेंज हुआ। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है किसका, ए से बी का हो, तो यानी कि VA माइनस बी, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस ए पर माइनस बी पर। तो फॉर्मूला क्या होगा, वी का हम फॉर्मूला जानते हैं, V इक्वल टू E माइनस IR, ये फॉर्मूला था, जहाँ पर R क्या था, इंटरनल रेजिस्टेंस, और E क्या था उसका, EMF। चलो इसे पुट करते हैं, तो BA माइनस बी इक्वल टू कितना, इस वाले सेल का EMF कितना, E1, तो यहाँ जाएगा E1 माइनस I, अगर मान लो सपोज दैट यहाँ पर पास करंट फ्लो कर रही है क्या, I, तो यहाँ क्या होगा, अक्रॉस पोटेंशियल दिस रेजिस्टेंस I इंटू R1, इसे मैंने बोल दी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेम टू सेम निकालेंगे बी से सी की ओर, देखो मैं ए से बी की ओर गया, अब निकालेंगे बी से सी की ओर, ताकि एक लिंक प्रॉपर क्रिएट हो, और हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें ए और सी के अक्रॉस, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर पास जो भी जितने भी सेल होंगे उसमें क्या करना, सबको ए के कॉम्बिनेशन में क्रिएट करना। चलो यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं निकालता हूँ बी से सी की ओर, तो यानी कि बी माइनस सी, बी माइनस बी सी, फॉर्मूला वही रहेगा E माइनस IR। तो यहाँ पर कितना है, सेल का EMF E2 माइनस IR2। अब दोनों क्या करेंगे, दोनों पास दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों करेंगे प्लस। जब प्लस करेंगे तो BB और ये वाला BB क्या जाएगा, कैंसिल आउट, तो कितना बचा, VA माइनस VC इक्वल टू, जब दोनों को ऐड करेंगे तो E1 प्लस E2 एक साइड आ जाएंगे दोनों में, यानी कि इस वाले पार्ट में इस वाले पार्ट में, दोनों पार्ट का सेम माइनस के, तो यहाँ माइनस साइन कॉमन लेंगे और I दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो माइनस IR1 प्लस R2, तो VAC कितना आ जाएगा, E1 प्लस E2 माइनस IR1 प्लस R2। अगर मैं कंपेयर करता हूँ ऊपर वाली क्वेश्चन से, यानी कि V इक्वल टू E माइनस IR, E माइनस IR बोल दो, स्मॉल r। तो ये क्या इंडिकेट करता कि, यानी कि जो अगर मैं दोनों सेल लगाए थे उन दोनों का नेट रिजल्ट ये वाला आ गया, क्योंकि ए से सी की ओर है ना, यहाँ पर देखो ए से सी की ओर। अब देखते हैं यहाँ पर, जब मैंने कंपेयर करा तो यहाँ पर देखो E जो है यहाँ पर वो किसके इक्वल है, इस वाले पार्ट के, तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास नेट इफेक्टिव EMF ऑफ द टू सेल, और ये क्या है हमारे पास, नेट जो रिजल्ट आया था इंटरनल रेजिस्टेंस का वो किसके इक्वल था, R1 प्लस R2। तो यहाँ क्या होगा, EMF जो होगा वो कितना होगा, E1 प्लस E2, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, R1 प्लस R2। अगर बात करते हैं किसी करंट फ्लो की,
इन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, यानी कि जो अगर मान लो यहाँ पर मेरे पास दो सेल जो थे, अगर मैं उसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस ऐड कर दिया, ठीक है ना, तो वहाँ पर क्या होगा, करंट तो यहाँ भी जाएगा। अब हम जानते हैं क्या, करंट यहाँ पर एक ही रेजिस्टेंस है, तो हम जानते हैं आई इक्वल टू वी अपॉन आर। ये अभी आर क्या है मेरे पास, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ये वी क्या है मेरे पास, टोटल सर्किट वोल्टेज, ठीक है ना। तो यहाँ कितना आया था, E1 प्लस E2, देखो ये रहा था, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आया था, R1 प्लस R2, यानी कि यहाँ भी एक रेजिस्टेंस था, यहाँ भी एक रेजिस्टेंस था, और एक रेजिस्टेंस ये वाला आ गया, यानी कि ये और ये वाला रेजिस्टेंस तीनों कैसे आपस में सीरीज में, तो सीरीज में ऐड कर लेंगे, क्या हो जाएगा, R प्लस R1 प्लस R2, याद है। अब निकालते हैं सेम प्रोसेस किसके लिए, पैरेलल के लिए। पैरेलल में क्या चीज़ होगी, तो हाँ एक बात याद रखना, जो मेरे पास सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो सीरीज कॉम्बिनेशन हम लगाते हैं कहाँ पर, जहाँ पर मुझे वोल्टेज मैक्सिमम चाहिए होता। मैं अगर मान लो किसी भी कोई भी मेरे पास डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, अगर उसका वोल्टेज बढ़ाना होगा, ठीक है, तो अगर मान लो एक बैटरी से काम नहीं चल रहा, ठीक है ना, अगर तो हम छोटी छोटी दो बैटरी लेकर आएंगे कम कम वोल्टेज की, अगर मैं दोनों को सीरीज में ऐड करता हूँ तो क्या होगा, उसका नेट वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा और वो डिवाइस प्रॉपर चलने लगेगी। अब बात करते हैं क्या, फोर पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल में क्या होगा, जो मैंने आपको बताया था सीरीज के अंदर पॉजिटिव का नेगेटिव साथ होता है कनेक्शन, ठीक है ना, या नेगेटिव का पॉजिटिव के साथ, तो क्या बोलते हैं हम इसको, सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल के हो तो पॉजिटिव से, या नेगेटिव टर्मिनल किससे करंट हो, नेगेटिव से, तो इस कंडीशन में बोलते हैं कैसा कॉम्बिनेशन होगा सेल का, पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल में क्या चीज़ सेम होती है, पोटेंशियल, क्या होता है, सेम पोटेंशियल, करंट डिफरेंट। चलो अब देखते हैं, यहाँ पर मैंने यहाँ पर देखो ये टर्मिनल कैसा पॉजिटिव, इस साइड कैसा पॉजिटिव, तो देखो प्लस से प्लस करंट है नहीं है, और देखो माइनस, ये वाला कैसा माइनस, तो ये माइनस से माइनस करंट भी है, ठीक। चलो लेट बी कंसीडर पोटेंशियल ए, वो पोटेंशियल एट ए एंड बी, यानी कि इस ए और बी पर अगर निकालना हो तो पहले इन दोनों को सोल्व करना पड़ेगा और इनका एक बनाना पड़ेगा। तो वो स्टार्ट करें जैसे हमने लास्ट टाइम स्टार्ट करा था पिछले टॉपिक के अंदर। लेट बी कंसीडर फर्स्ट सेल, यानी कि जो मेरे पास फर्स्ट सेल है अगर उसमें कंसीडर करता हूँ तो वही फॉर्मूला V इक्वल टू, क्योंकि करंट फ्लो कर रही है तो करंट फ्लो करके तो यहाँ पर क्या जनरेट होगा, TPD। तो TPD मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो कितने कैसे निकालेंगे, EF माइनस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस, तो V इक्वल टू E माइनस IR। तो V हम निकालें किसके अक्रॉस, A B के, देखो यहाँ पर A से B की ओर ये वाला ये निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर हो गया पहला सेल का EMF E1 माइनस I1 R1, क्योंकि यहाँ पर करंट डिफरेंट फ्लो करेगी, यहाँ पर करंट डिफरेंट फ्लो करेगी, मैंने अभी बताया था आपको, ऐसा कॉम्बिनेशन है पैरेलल। तो यानी कि जैसे मैंने यहाँ बोला कि यहाँ पास करंट फ्लो करेगी I1, यहाँ करंट फ्लो करेगी I2, और दोनों मिलने के बाद जैसे मैंने ये करंट ऐसे जाएगी यहाँ मिलेगी, ये करंट जाएगी यहाँ मिलेगी, तो यहाँ करंट जाएगी I1 प्लस I2, जो कि इस I के बराबर होगी, जिसे बोलेंगे नेट करंट। क्या बोलेंगे, नेट करंट। तो बी ए भी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, बी ए माइनस बी बी इक्वल टू E1 माइनस I1 R1। तो V इक्वल टू E1 माइनस I1 R1, अगर मैं ऐसे निकाल लूँ I1 तो कितना आएगा, E1 माइनस V अपॉन R1, ये मैंने बोल दी फर्स्ट इक्वेशन। अब निकालेंगे सिमिलरली सेकंड सेल, तो सेकंड सेल से हम करेंगे सेम टू सेम ये प्रोसेस फॉलो करेंगे, तो I2 आएगा, आप आएगा E2 माइनस V। अब V मैंने क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, पोटेंशियल अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होता है, सेम, तो यहाँ भी V आ जाएगा इंटू R2, ये बोल दी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम यहाँ पर जानते हैं क्या, जो करंट फ्लो करेगी, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था, करंट घूमकर I1 यहाँ जाएगी, I2 यहाँ आएगी, तो जो ये पास I होगा किसके इक्वल होगा, ये I इक्वल होगा I1 प्लस I2 के। तो यहाँ पर करेंगे E इक्वल टू I1 प्लस I2, E1 की वैल्यू पुट कर देंगे और E2 की वैल्यू पुट कर देंगे। पुट करने के बाद अब देखो अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ, एक लाइन मैंने यहाँ पर गैप दे दिया, अगर मैं इसे एक्सपेंड करूँ तो E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2
माइनस V/R2, याद आएगा। ये आने के बाद यहाँ पर क्या होगा कि देखो एक ये वाला पार्ट रेड कलर का और एक ये ब्लू पार्ट ये वाला, तो दोनों में यहाँ पर पास क्या है, ये रहा, इन दोनों को मैं रखूँगा एक साथ, E1/R1 प्लस E2/R2, यानी कि EF वाले पार्ट अलग और पोटेंशियल वाले अलग। तो दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ गई, V कॉमन आ गया, तो यहाँ बचेगा 1/R1 प्लस 1/R2। अगर मैं यहाँ पर इन दोनों को एलसीएम लूँ तो कितना आएगा, R1/R2, तो यहाँ कितना होगा E1/R2 प्लस E2/R1 माइनस सेम टू सेम ऐसे यहाँ पर करेंगे। अब दोनों में क्या होगा, देखो इस वाले पार्ट में डिनोमिनेटर में यहाँ भी और डिनोमिनेटर में यहाँ भी दोनों कॉमन चीज़ आएगी। जब दोनों में कॉमन चीज़ आएगी 1/R1 R2 कॉमन आ जाएगा, तो ये वाला पार्ट कहाँ डिवाइड में, इधर आकर कैसे हो जाएगा, आई के साथ मल्टीप्लाई में, तो यह कितना हो गया I मल्टीप्लाई R1/R2 इक्वल टू ये वाला पार्ट E1/R2 प्लस E2/R1 माइनस VR1 प्लस R2। अगर देखो ये वाला पार्ट कैसा माइनस का, इधर कैसा हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये वाला पार्ट कैसा प्लस का, इधर हो जाएगा माइनस का, ये वाले बात आ गई है इसमें। अब इसके बाद हमने क्या काम करा, जो ये R1 प्लस R2 है मैंने इसको डिवाइड करा बोथ साइड, यानी कि इस वाले पार्ट को मैंने डिवाइड कर दिया, यानी कि इसके अपोन भी आ गया, इसके अपोन पार्ट आ गया, ये वाला आ गया। अब करेंगे कंपेयर, क्या करेंगे कंपेयर, क्योंकि मेरे पास ये फाइनल इक्वेशन आ गई है TPD की, जैसा हम चाह रहे थे, क्योंकि हम जानते हैं इक्वेशन क्या थी, V=E-I/R। देखो जो यहाँ पर था, यहाँ पर कोई लिंक नहीं बना था V का, तो V का यहाँ से लिंक बना, ठीक है ना, E-IR। जैसे मैंने कंपेयर करा तो देखो E की वैल्यू कितनी आ गई, ये वाला पार्ट आ गया जब हम कंपैरिजन करेंगे, और I तो ऐसी ही है, और R की वैल्यू कितनी आ गई, ये वाली आ गई। ठीक, देखो ये ध्यान रखना, अगर हमारे पास दो रेजिस्टेंस डिफरेंट है, ठीक है ना, और ये कैसे हैं आपस में पैरेलल में, मैंने बोले R1 है या R2 है, तो सिंपल अगर मान लो पैरेलल में अगर मैं ऐड करूँ, हम जानते हैं पहले का फॉर्मूला था जो आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसे अगर हम करते जाएँ तो एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर बाद में रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा। अगर मान लो आपके पास दो रेजिस्टेंस, कितने रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, अगर उन्होंने पैरेलल में ऐड करना, हाँ अगर मान लो पहला रेजिस्टेंस कौन है R1, दूसरा रेजिस्टेंस कौन सा R2, दोनों में पैरेलल ऐड करना हो तो डायरेक्ट आंसर आएगा इस वाले फॉर्मूले से, दोनों ही करो मल्टीप्लाई, दोनों कर दो प्लस, ठीक है ना, ये होता तरीका। अगर दो रेजिस्टेंस, ये केवल और केवल कितने रेजिस्टेंस होने चाहिए, दो, ये आ गया। और I मेरे पास क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, और E/R कितना होगा, E/R1 E2/R2 प्लस एंड सो ऑन। अब जो सेकंड टॉपिक होगा वो होगा आइडेंटिकल सेल का, इसका आइडेंटिकल सेल। आइडेंटिकल सेल बहुत ईजी है, इसमें क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का और EMF ऑफ द सेल ये कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे, क्या रहेंगे, सेम। चलो यहाँ देखो 4 सीरीज कॉम्बिनेशन, पहले बात करेंगे सीरीज की, फिर पैरेलल की, फिर करेंगे मिक्स की। तो और हाँ मैं बताना भूल गया, जो लास्ट वाला था हमारा, जब डिफरेंट आइडेंटिकल सेल नहीं थे हमारे, डिफरेंट उसका EMF था, तो सीरीज के लिए कब लगाते थे, सीरीज लगाते जब वोल्टेज इंक्रीज करना हो, और ये पहले कब लगाएंगे, जब मुझे करंट इंक्रीज करना हो, ये बात याद रखना। पहला टॉपिक है हमारे पास ग्रुपिंग सेल का, आइडेंटिकल सेल के लिए 4 सीरीज कॉम्बिनेशन। दिस अरेंज फॉर इंक्रीज वोल्टेज, इसके लिए अगर इंक्रीज करना हो वोल्टेज का तो हम यूज करते हैं कौन सा, सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो आइडेंटिकल सेल है तो इसका EMF और इंटरसेंस हर सेल का सेम होगा, ये मैंने बोलते ई। अगर मेरे पास ऐसे ही अगर चलते चले जाएँ, ठीक है ना, ऐसे मेरे पास होते चले जाएँ ये वाले, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, जो टोटल EMF होगा वो कितना होगा, N/E, कितना होगा, N/E। एक दो बार MCQ में पूछा गया, अगर मान लो मेरे पास 2 सेल है, एक है 5 वोल्ट का, एक मेरे पास 6 वोल्ट का, और एक है 1 वोल्ट का, अगर मैंने इन तीनों सेल को किस में अरेंजमेंट कर दिया, सीरीज के अंदर, तो उसका नेट वोल्टेज कितना होगा, तो कितना होगा 5 6 11 और 1 12, तो इसका आएगा 12 वोल्ट आंसर, ठीक है ना। अब निकालते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, इंटरनल रेजिस्टेंस की। तो बताओ इंटरनल रेजिस्टेंस जो है कैसे कॉम्बिनेशन में, सीरीज में, क्योंकि सेल सीरीज के अंदर है,
यानी कि ये वाला इंटरनल रेजिस्टेंस, ये वाला और ये वाला, ये तीनों तीनों कैसे हैं सीरीज के अंदर। तो फॉर्मूला कितना होगा R1 + R2 + R3। अगर मैं तीनों को ऐड करूँगा तो कितना आएगा N × R। अब निकालें टोटल रेजिस्टेंस, तो मेरे पास आ गया इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ पर कितना 1, एक ही है R, तो कितना आएगा NR + R, क्योंकि ये भी कैसा है सीरीज के अंदर, क्योंकि देखो पाथ एक ही फॉलो कर रहे हैं ये, ठीक है। अगर हम निकालते हैं यहाँ पर क्या ओम्स लॉ, तो V = IR। अगर मैं यहाँ से I निकालूँ तो कितना आएगा V/R, यानी V क्या है मेरे पास, यानी कि जो नेट इफेक्ट आया वोल्टेज का वो रखेंगे ऊपर और नेट इफेक्ट ऑफ द रेजिस्टेंस वो रखेंगे यहाँ पर। तो हमने क्या जाना कि जो मेरे पास नेट वोल्टेज था टोटल EMF कितना था N × E और टोटल रेजिस्टेंस कितना था NR + R। इसमें यहाँ पर दो केस होंगे, अगर मान लो जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल R ये वेरी वेरी लार्ज हो स्मॉल r से, तो यहाँ पर क्या होगा, इसे हम क्या कर देंगे नेगलेक्ट इस वाले पार्ट को, तो कितना बचेगा NE/R। अगर मैं इसकी बात करता हूँ जस्ट अपोजिट, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत मैक्सिमम हो विद कंपेयर टू कैपिटल R, तो यहाँ पर क्या होगा कैपिटल R नेगलेक्ट हो जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ बचे पास NE/NR, तो N से N कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा E/R। अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल अरेंज करते हैं किसके लिए, जब मेरे पास करंट को इंक्रीज करना हो, तो जब हम उसका यूज करते हैं। और मैंने क्या बोला था कि पैरेलल में क्या चीज़ सेम होती है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस इसका होगा, जब आइडेंटिकल सेल हैं तो यहाँ पर क्या होगा जितना EMF इसका होगा E वो इसका होगा वो इसका होगा, तो कितना होगा EMF E। अगर बात करते हैं टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, तो देखो एक बात ध्यान सुनना, जैसे मान लो मैं आपसे बोलता हूँ ये 6 ओम का, ये 6 ओम का, ये 6 ओम का, तो एक चीज़ याद रखना, अगर आइडेंटिकल रेजिस्टेंस हैं और वो कैसे हैं पैरेलल में, तो जो भी मेरे पास होगा इसका नेट इफेक्टिव वो होता R/N, जहाँ पर R क्या होता है, जो भी आइडेंटिकल रेजिस्टेंस होगा वो रखेंगे, ठीक है ना, और ये N क्या है नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन फॉर पैरेलल। तो यहाँ पर कितने हैं 1 2 3, तो आएगा 6/2 वो 6/3, तो कितना आंसर आएगा 2 ओम। अगर आइडेंटिकल हैं तो, अगर आइडेंटिकल नहीं तो सिंपल वेव फॉर्म लगाएंगे पैरेलल का 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। देखो मैंने दो का फॉर्म बताया था याद रखना, अगर मेरे पास दो रेजिस्टेंस हैं ये कैसे हैं पैरेलल में, या मैंने बोलते हैं ये R1 ये R2, तो इसका नेट R जो आएगा वो कितना आएगा R1, यानी कि दोनों की मल्टीप्लाई कर दो और दोनों का कर दो सम, कर दो फिर डिवाइड, तो आएगा इसका नेट रिजल्ट। अगर बात करते हैं यहाँ पर क्या, अगर 3 रेजिस्टेंस हो 1 2 3 और ये 3 के 3 रेजिस्टेंस, मान लो ये रेजिस्टेंस R1 दूसरा R2 तीसरा R3, तो अगर डायरेक्ट आंसर चाहिए तो कितना आएगा इन तीनों का मल्टीप्लाई R1 R2 R3, और यहाँ कॉम्बिनेशन चलेगा, अगर मान लो 3 है आपस में तो चलेगा दो का कॉम्बिनेशन, अगर होंगे कितने 4 तो 3 का कॉम्बिनेशन चलेगा। जैसे यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर होगा मेरे पास पहले साइकिल चलेंगे 1 का 2 के साथ R1 R2, 2 का 3 के साथ R1 R2 R3 और 3 का 1 के साथ R3 R1, ये तरीका होगा। अगर 4 रेजिस्टेंस हो, कितने रेजिस्टेंस 4, तो अगर 4 होंगे तो 4 के मीटर पर ऊपर आ जाएगी R1 R2 R3 R4, और इसमें क्या चलेंगे यहाँ पर ग्रुपिंग चलेगी। देखो अगर मान लो यहाँ कितने रेजिस्टेंस थे 2, ऐसे याद रखो, यहाँ 2 थे तो केवल सिंपल एक, यहाँ कितने थे 3, तो यहाँ ग्रुपिंग चलेगी दो की R1 R2 R2 R3 R3 R1। अगर बात करते हैं कितने 4 की, तो कॉम्बिनेशन चलेगा 3 का, यानी कि R1 R2 R3 R2 R3 R4 R3 R4 R1, ऐसे चलेंगे प्रोसेस। और कितने पार्ट होंगे, जितने 4 पार्ट होंगे ऐड 1 2 3, देखो यहाँ पर 3 पार्ट थे तो 1 2 3 पार्ट ऐड हुए, 2 थे तो 2 ऐड हुए, कितने यहाँ पर 4 तो 4 पार्ट ऐड होंगे। चलो अब करते हैं नेक्स्ट जहाँ पर छोड़ देता, तो टोटल इंटर रेजिस्टेंस आएगा R/N, क्योंकि इंटर रेजिस्टेंस आइडेंटिकल है।
अब निकाल लें क्या, जैसे मान लो मेरे पास इसका कॉम्बिनेशन करने के बाद मेरा एक रेजिस्टेंस आ गया R/N का। अब ये जो R/N है ये कैसा अटैचमेंट है, इसके सीरीज में अटैचमेंट है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा R/N + R। अब सेम काम वही, मेरे पास ये EF पता चल गया और टोटल रेजिस्टेंस आ गया। तो सिंपल करंट निकालने के लिए I = E/R लगाएंगे, और E कितना E है और R कितना, हाँ ये वाला नेट वाला, तो R/N + R। अगर यहाँ पे मैं सोल्व करूँ तो यहाँ मेरे पास आएगा ऐसे, देखो E/R प्लस इस n की पहले हो गई R से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा NR/N। ये n का आ जाएगा ऊपर, तो कितना आ जाएगा NE/NR + R। सेम दो केस यहाँ पे सेम चलेंगे। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाए अकॉर्डिंग टू दिस, ये नेगलेक्ट हो जाएगा। अगर ये ज़्यादा हो जाए, वो कम हो जाए, तो ये नेगलेक्ट हो जाएगा। तो सिंपल फॉर्मूला ये वाला आ जाएगा। अब निकालते हैं मिक्स कॉम्बिनेशन। तो मिक्स में क्या होता है, मिक्स में हम क्या करते हैं, क्या यहाँ अगर वोल्टेज के साथ साथ अगर करंट इंक्रीज करनी हो, यानी कि दोनों को इंक्रीज करनी हो, तो फिर हम लगाते हैं कौन सा, मिक्स कॉम्बिनेशन। यानी इसमें कुछ सेल तो होंगे क्या सीरीज में होंगे, और कुछ सेल कैसे होंगे आपस में पैरेलल में होंगे। देखो एक लाइन के अंदर, यानी कि अगर मैं बात करता हूँ इस हॉरिजॉन्टल लाइन की जो मैंने आपको बनाई ब्लैक कलर से, तो ये कॉम्बिनेशन कैसा, सीरीज कॉम्बिनेशन, कैसा सीरीज। लेकिन बात करता हूँ मैं इस वाले की, जैसे मान लो ये वाला सेल, ये और ये वर्टिकली लाइन, तो कैसी हैं ये आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये देखो प्लस से प्लस, प्लस से प्लस, प्लस से प्लस, प्लस से प्लस। लेकिन बात करता हूँ एक लाइन की, हॉरिजॉन्टल लाइन की, देखो माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, ठीक है ना। तो कैसा कॉम्बिनेशन है, अगर देखेंगे हॉरिजॉन्टली तो कैसा है सीरीज कॉम्बिनेशन, अगर देखेंगे वर्टिकली तो कैसा है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सेम काम करेंगे आई निकालने के लिए, पहले चेक निकाल लेंगे इसका नेट वो निकाल लेंगे EMF, फिर निकालेंगे इसका टोटल रेजिस्टेंस। तो देखो अब मैंने यहाँ पर बात बोल दी क्या, यहाँ पर जो n मेरे पास है वे n क्या, रो है, यहाँ रो, और ये n क्या है मेरे पास, m तो मेरे पास है रो, और n क्या है सेल इन वन रो, यानी कि एक रो के अंदर कितने सेल है, तो वे मैंने n सेल मान लिए। क्या बोला मैंने, एक रो के अंदर, जैसे मेरे पास ये वाला E, ये वाला E, ये वाली E, ऐसे कितने सेल हैं, n सेल हैं। और ये कितने कॉलम है ये वाले, यानी कि ये वाली रो 1 2 3 ऐसे करते करते m यहाँ पर ये रो है। तो नेट EMF कितना होगा n × E। क्यों, देखो एक सेल के अंदर देखो ये वाला EMF, ये और ये कैसे है सीरीज में, हम जाते सीरीज में क्या होता है n × E, तो यानी कि एक लाइन का, एक पट्टी का कितना आ गया EMF n × E। इसका भी n × E होगा, क्योंकि देखो ये वाली लाइन, ये वाली लाइन कैसे आपस में पैरेलल, और हम जानते हैं पैरेलल में क्या चीज़ सेम होती है, उसका पोटेंशियल, तो यानी कि जो होगा इसका वही होगा ये वोल्टेज इसका n × E, और सेम टू सेम होगा इसका भी n × E। तो यानी कि टोटल ये हमारे पास आ जाएगा n × E। अब बात करते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अब देखो यहाँ एक लाइन के अंदर बताओ, ये जो सारी की सारी जो लाइन थी, यानी कि जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये कैसी है आपस में बताओ, ये कैसी है सीरीज में। तो सीरीज में बताओ ये R, ये R, ये R, यानी कि R + R + R + R कितने टाइम्स तक, n तक, तो कितना आ जाएगा NR। देखो NR आ चुका, यानी कि इस लाइन का मेरे पास आ गया NR। ऐसे इस वाला लाइन का आएगा NR, ऐसे पास इस लाइन का आएगा NR, और ये आपस में कैसे हैं पैरेलल में। तो कितने रो हैं M, तो मैंने M से डिवाइड बोला था, जैसे मैंने आपको बताया था अभी एग्जाम्पल के तौर से कि ये भी 6 ओम का है, ये भी 6 ओम का, 6 ओम का, ये 3 है, तो कितना आएगा 6/3, क्योंकि 3 है यहाँ पर। ऐसे यहाँ पर कितनी लाइन है, M लाइन है, तो M से डिवाइड कर देंगे, तो NR/M कितना आ गया NR/M। अब बात करते हैं क्या टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, यानी कि इस पूरे कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस आ गया वो आ गया ये NR/M। अभी जो है इनको ऐड करने के बाद एक बन गया। अब बताओ ये कैसा रेजिस्टेंस है, आप ये अटैचमेंट ये कैसा सीरीज के अंदर, तो कितना आएगा NR/M + R। अब निकालेंगे I, वही वोल्टेज रखो और रेजिस्टेंस रखो। तो अगर मैं सोल्व करता हूँ NE/NR/M + कैपिटल R, तो यहाँ कितना आएगा NE/NR + MR/M,
ये एम जाएगा ऊपर, तो कितना आ जाएगा MNE/NR प्लस MR। देखो यहाँ पर ना मैक्सिमम करंट के लिए आपको कंडीशन याद रखनी है, फॉर मैक्सिमम करंट द वैल्यू ऑफ MR। क्यों? अगर देखो ये वाला पार्ट मेरा अगर हो जाए कम, सबसे कम, तो करंट मेरी कैसे रहेगी मैक्सिमम, तो वो कैसे हो सकता? तो फॉर द मैक्सिमम करंट देन द वैल्यू ऑफ NR प्लस MR इज स्मॉलेस्ट, यानी कि स्मॉलेस्ट होना चाहिए। ये कब होगा स्मॉलेस्ट? तो NR प्लस MR, तो इसका एक फॉर्मूला आता है, आपने पढ़ा होगा A+B का होल स्क्वायर इक्वल टू A-B का होल स्क्वायर प्लस के 4AB। तो सेम फॉर्मूला यहाँ पर लगा दे मैंने। तो यानी कि ये वाला पार्ट, यानी कि इस पार्ट की वैल्यू मैक्सिमम कब हो, वो मिनिमम कब होगी, जब इस वाले पार्ट की वैल्यू 0 हो जाए। क्या हो जाए? 0। तो मैंने से 0, देखो ये तो पास कभी 0 नहीं बनेगा, क्योंकि कैसा पार्ट है? पॉजिटिव है। क्या? पॉजिटिव। कभी आप बोलने लगे भाई इंटर रेजिस्टेंस 0 रख दो, अगर 0 रखें तो क्या होगा? पास करंट इन्फिनिटी हो जाएगी उसकी। जानते हैं आप I=V/R। अगर ये रेजिस्टेंस मेरे पास हो गया 0, तो करंट मेरे पास कैसे होगी? इन्फिनिटी। क्या होगी? इन्फिनिटी। क्योंकि करंट कहीं जाने की नहीं है, तो हम कैलकुलेट करने की नहीं है उसका। तो यहाँ कितना होगा? NR माइनस MR का होल स्क्वायर। तो ये हटेगा, स्क्वायर आ जाएगा 0 पर, तो 0 बचेगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा? ये वाला माइनस का तो लगा प्लस का हो जाएगा। तो कितना आ गया? N/M का रेशियो आ गया कैपिटल R/R। याद ना, कंडीशन फॉर द मैक्सिमम करंट टोटल सेल कितना होता है? MN। कितने सेल होंगे? MN सेल। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि आपने मैं क्लास 10-12 के अंदर पढ़ेगी मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स में क्या होता है? अगर मान लो ये ऑर्डर 3/4 का, तो टोटल एलिमेंट कितने होंगे? 12। ऐसे यहाँ पर अगर मान लो इस ऐसे ऐसे पास रो कितनी है? N। और ऐसे ऐसे यानी कि एक उसमें कितने एलिमेंट है? N एलिमेंट है, इसमें भी N, इसमें भी N। और ऐसे कितनी है ये वाली रो? M। यानी कि एक रो में कितनी है? N, और मेरे पास ऐसे रो कितनी है? M। तो कितना हो जाएगा? M×N। तो कितना आएगा? 3×4=12। यानी कि इसके अंदर 12 एलिमेंट होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, किरचॉफ्स लॉ। क्या था? किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ क्या था? इसने एक बताया था कि जैसे अगर कॉम्प्लेक्स सर्किट आता, क्या आता है? कॉम्प्लेक्स सर्किट। उस कॉम्प्लेक्स सर्किट में हमें पता नहीं चल पाता कि कौन कौन सा सीरीज कौन कौन से पैरेलल के अंदर है, ठीक है ना, रेजिस्टेंस। और सेल अगर बहुत सारे हों, एक से ज़्यादा हों। अब अभी आपने जो क्लास 10 में पढ़ा था वो क्या था कि सिंपल सर्किट थे। क्या थे? सिंपल सर्किट, कि भाई एक बैटरी लगा दी, 2-4 रेजिस्टेंस लगा दिए। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? रेजिस्टेंस काफ़ी सारे होंगे, और जो बैटरी होंगी वे अलग अलग कनेक्शन से लगाई जाएंगी, मोर देन 1 बैटरी, ठीक है ना। तो उसको हम सॉल्व करते हैं किरचॉफ लॉ की हेल्प से। तो किरचॉफ ने अपने 2 लॉ दिए थे। किरचॉफ फर्स्ट लॉ को हम बोलते हैं जंक्शन या करंट लॉ। क्या बोलते हैं? जंक्शन या करंट लॉ। इसमें क्या बात बोली गई थी? इसने बात बोली थी, जैसे मान लो मेरे पास एक कोई जंक्शन है। अब देखो जंक्शन किससे बोलेंगे? जहाँ पर मोर देन 2 ब्रांच आपके मिलेंगी उसे बोलेंगे जंक्शन। जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि मेरे पास एक ब्रांच ही आई, एक मान लो ब्रांच ये चली गई यहाँ से, तो ये से जंक्शन नहीं बोलेंगे इस वाले पॉइंट को। जंक्शन कब बोलेंगे? जब 2 ब्रांच ज़्यादा होंगी, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पर जंक्शन किसे बोलते हैं? जहाँ पर मोर देन 2-3-4 रेलवे होती है, रेलवे ट्रैक, उसे बोलते हैं जंक्शन। जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट रेलवे ट्रैक से ट्रेन आती हैं। तो अगर मान लो किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ था करंट लॉ, उसे हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे बताएंगे? मान लो यहाँ पर मैंने कुछ डायरेक्शन दिखाई है करंट की। चलिए इस फिगर के अंदर दिखा दो, जो यहाँ पर दिखा रखी है। देखो इस फिगर के अंदर, इस फिगर के अंदर इस ये जंक्शन है। अब हम चेक करेंगे इस जंक्शन पर फर्स्ट लॉ क्या बोलता कि किसी भी जंक्शन पर आउटगोइंग और इनकमिंग, यानी कि आने वाली और जाने वाली करंट का जो सम होगा वो हमेशा कैसा होगा? इक्वल। कैसा रहेगा? इक्वल। उसे हम बोलते हैं करंट लॉ या फिर किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। ये काम किस पर करता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। याद रखना इसका प्रिंसिपल क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखो ये बोलो का दिस लॉ फॉलो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये प्रिंसिपल बोल देना। देखो क्या बोला, डेफिनेशन पढ़ते हैं। एट एनी जंक्शन द सम ऑफ द करंट एंटरिंग द जंक्शन मस्ट इक्वल टू द सम ऑफ करंट लिविंग द जंक्शन, ठीक है ना। इसका मतलब मीनिंग ये हुआ कि किसी भी जंक्शन पर एंटरिंग मतलब आने वाली करंट जितनी भी होंगी उनका सम करें, और लिविंग मतलब जाने वाले करंट का सम करें। तो इन दोनों का सम कैसा होता है? इक्वल होता है। क्या होता है? इक्वल।
तो देखो इस वाले जंक्शन पर आने वाली करंट कौन कौन सी है, एक तो I1 और एक I2 ये आने वाली है, तो इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, जाने वाले करंट के। तो जाने वाली करंट कौन सी है, एक तो I3 और I4, तो यहाँ जाएगा I3 + I4। या फिर सर बोल सकते हैं कि सबका अगर मान लो मैं एक साइड कर करूँ, यानी कि समीशन आई के लिए क्या होती है 0। अब देखो कोई भी चीज़ 0 कब होगी, कोई भी चीज़ 0 तब होगी जितनी प्लस की होगी उतनी माइनस की होगी, वही मेरे पास तभी हो पाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, आने वाले करंट को हम दिखाएंगे प्लस से और जाने वाले को दिखाएंगे माइनस से। तो देखो आने वाले कौन कौन सी है, I1, तो I1 + I2 दोनों प्लस का साइन दिखाया, ठीक है ना। समीशन मतलब सम करना है। अब बात करते हैं किसकी, I3 I4 की, तो क्या है लीव कर रही है, तो लीव के लिए हम साइन दिखाएंगे माइनस का। तो यहाँ पर हो गया I3 - I4 = 0। तो एक लो ये हो गया, मतलब कि एक लो हम डिफाइन कर दिया ऐसे। सेकंड तरीके से डिफाइन कर सकते हैं इस टाइप से, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट एनी जंक्शन इन द सर्किट इज 0, यानी कि समीशन I = 0। अब बता सेकेंड लॉ को हम बोलते हैं लूप लॉ, वोल्टेज लॉ या किरचॉफ का सेकेंड लॉ। ये काम करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर, इस पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो वी टेकन द लूप। अब मैं लूप को पहले वो समझाऊंगा कि कैसे कैसे साइन कन्वेंशन यहाँ पर याद रखनी है। तो द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल इन एनी क्लोज सर्किट इज 0, यानी कि अगर कोई भी क्लोज सर्किट है तो हर चीज़ पर, हर उस पर रेजिस्टेंस पर मैं पोटेंशियल चेक करूँ और बैटरी का, उन सबको मैं प्लस करता हूँ, क्या करता हूँ, सम करता हूँ, तो हमेशा किसके कुल आएगा, 0 के। किसके कुल आएगा, नेट वोल्टेज 0 के कुल आएगा। तो देखो आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं इसमें, मतलब तरीके कई सारे हो सकते हैं, लेकिन मैं जो तरीका यूज करता हूँ ये वाला यूज करता हूँ। देखो पहला पॉइंट, जब भी हमें सर्किट को सोल्व करना हो, क्या करना हो, सर्किट को सोल्व करना हो, तो बी पुट डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द सर्किट। अगर मान लो कोई सर्किट आपके पास आ गया न्यूमेरिकल में, तो पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि पहले करंट की डायरेक्शन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, करंट की डायरेक्शन। अगर गिवन नहीं है तो, अगर गिवन है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। अगर क्वेश्चन के अंदर अगर गिवन नहीं है डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो पहले हमें एज्यूम करनी पड़ेगी। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, बी पुट डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द सर्किट। फिर नेक्स्ट, जब ये काम हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, हर जंक्शन पर या वो हर नोड पर, ठीक है ना, तो हम ए कुछ भी मान सकते हैं वहाँ पर, ABCD कुछ भी, ताकि हमें याद रहे कि लूप कैसे कैसे घुमाना होगा। तो बी चॉइस द लूप। फिर हम लूप को आइडेंटिफाई करेंगे कि हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। और याद रखना, जब भी हमने क्या बोला, ये लगता है क्लोज पाथ के लिए, तो जहाँ से आप स्टार्ट होगे वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, उस लूप को फिनिश करना पड़ेगा। जैसे इस फिगर के अंदर अगर मान लो मैंने ए से स्टार्ट किया, तो ए से मैं गया क्या, ए से बी पर, बी से सी पर, सी पर डी पर, तो मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, सी से लेकर मतलब ए से मैं डी पर रुक गया, मुझे जहाँ से स्टार्ट करना पड़ा वहाँ पर जाकर उसे फिनिश करना पड़ेगा। नेक्स्ट, लूप एंड करंट आई। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि लूप एंड आई डायरेक्शन सेम, द वोल्टेज ऑन रेजिस्टेंस पुट साइन पॉजिटिव। देखो जैसे मेरे पास लूप चला, क्या चला, लूप चला। जैसे मैं इसमें दिखाता हूँ कि ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस है ना। अब मुझे चाहिए कि भाई इस रेजिस्टेंस पर मेरा वोल्टेज जो ड्रॉप होगा, जो वोल्टेज लेगा, मैं इसे प्लस लूँगा या माइनस लूँगा। तो ये डिपेंड करता है किस पर, अगर मान लो आपने जो पाथ लिया, यानी कि जो आपने लूप घुमाया, जैसे मान लो इधर की ओर घुमाया लूप, इधर की ओर, और आपकी करंट भी कहाँ, इधर की ओर, दोनों कैसे हैं, सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ पर जो वोल्टेज होगा इस अक्रॉस, यानी इसके अक्रॉस, तो वो कैसा होगा, पॉजिटिव। अगर जैसे मान लो मेरे पास लूप तो है ऐसे इस टाइप से, लेकिन करंट जा रही है आपका अपोजिट, तो यहाँ पर वोल्टेज हम लेंगे माइनस का। कैसा लेंगे, माइनस का। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसका जस्ट अपोजिट, इफ द लूप एंड आई अपोजिट द वोल्टेज इज नेगेटिव, तो हम तब लेंगे नेगेटिव साइन। इसके बाद रेजिस्टेंस का काम निपट गया। अब अगर मान लो किसी सर्किट के अंदर सेल आ जाए, बैटरी आ जाए, तो तब कैसे साइन लेंगे, तो वी टेक फर्स्ट साइन ऑफ द सेल इन द डायरेक्शन ऑफ लूप। जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पर इधर की ओर गया, इस सर्किट में मान लो मैं इधर की ओर जा रहा हूँ, तो इस बैटरी का मुझे पहला साइन कौन सा मिला, नेगेटिव, तो हम बोलेंगे यहाँ पर वोल्टेज होगा -E1, ठीक है ना। अगर मैं चलता हूँ देखो इधर की ओर, जैसे मानो मैं इधर की ओर गया इस सेल के लिए,
तो साइन कैसा है इसका पहला पॉजिटिव, तो मैं इसका सेल को बोलूँगा पॉजिटिव। तो ये रूल समझ में आ गए। अब बात करते हैं क्या इसको लगाने की, ये मैंने कैसे कैसे सोल्व करा। देखो पहले मैंने देखो यहाँ पर क्या था, एक मान लो सर्किट है, यहाँ पर पास करंट डायरेक्शन ऑलरेडी दे रखी है, क्या दे रखी है, करंट डायरेक्शन देखी है। अब यहाँ क्या करेंगे, लूप लगाएंगे, क्या लगाएंगे, लूप। तो मैंने लूप घुमाया ए बी सी डी ए, यानी कि ए से स्टार्ट हुआ, ए से पहले मैं बी की ओर गया, बी से सी की ओर, सी से डी की ओर और डी से ए की ओर। अब देखो बी से सी की ओर जो है मेरे पास कोई भी ना तो रेजिस्टेंस ना बैटरी है, तो जितना वोल्टेज बी पर होगा वही वोल्टेज सी पर होगा, और जितना वोल्टेज ए पर होगा वही वोल्टेज डी पर होगा। लेकिन बात करता हूँ क्या सी और डी की, तो यहाँ पर वोल्टेज अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होगी, बैटरी आ गई या एक सेल आ गया, है ना। अगर कोई भी एक चीज़ आ गई तब भी ड्रॉप होगा। चलो अब यहाँ देखो, जैसे मैंने लूप घुमाया, क्या करा मैंने, यहाँ पर मैंने लूप टर्न कर दिया ए से, जैसे मैं बी की ओर, जैसे यहाँ पर देखो मैंने दिखाता हूँ यहाँ, जैसे मैं पहले गया ए से बी, इस टाइम में चलेंगे। तो जैसे मैं ए से बी की ओर गया तो करंट मेरी ए से बी की ओर, करंट मेरी कैसी है, ए से बी की ओर। अब मेरा पाथ भी कैसा है, ए से बी की ओर, तो यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव। कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो कितना हो गया, आई इंटू आर। साइन कैसा बैटरी का पहला, नेगेटिव, तो -C1 हो गया। अब चलता गया, देखो अब मैं आया बी से सी की ओर, तो बी से सी की ओर कुछ भी चीज़ नहीं है, तो इस लाइन को हम छोड़ देंगे, लीव कर देंगे, क्योंकि यहाँ वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। अब बात करें सी से डी की ओर, तो देखो सी से डी की ओर जैसे गया तो बैटरी का पहला साइन कैसा, नेगेटिव, तो यहाँ पर आ जाएगा -C2। और देखो करंट जा रहा है मेरे सी से डी की ओर, और लूप भी जा रहा है मेरा सी से डी की ओर, तो लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, सेम। तो साइन कैसा आएगा वोल्टेज का, ऑन द रेजिस्टेंस पॉजिटिव। तो यहाँ हमारे पास आएगा IR2 इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर यहाँ पहुँच गए, ए पर पहुँच गए, तो क्या आएगा, एक भैंसा इक्वल टू 0, क्योंकि समीशन V इक्वल टू 0 होता है सेकेंड लॉ। तो एक चीज़ ऐसे से निकालेंगे, ऐसे कोई न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। अब आता है नेक्स्ट व्हीट स्टोन ब्रिज। क्या आता है, व्हीट स्टोन ब्रिज। अब क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास 4 रेजिस्टेंस होते हैं। क्या होते हैं, 4। तो इन 4 रेजिस्टेंस में से मुझे नॉन होते हैं, नॉन मतलब जानकारी होती है 3 की, एक होता है मेरे पास अननोन। तो एक तो होता है, मतलब 3 तो होते हैं मेरे पास नॉन, एक होता है मेरे पास अननोन। तो इस अननोन की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, तो हम इसका यूज करते हैं किसका, व्हीट स्टोन ब्रिज का। देखो व्हीट स्टोन ब्रिज इज एन अरेंजमेंट ऑफ द 4 रेजिस्टेंसेस इन विच 1 रेजिस्टेंस इज अननोन एंड वट रेस्ट आर द नोन। यानी कि एक तो होगा अननोन, बाकी रेस्ट बचे हुए कितने होंगे, नॉन होंगे। अब देखो इस फिगर को ध्यान से देखना। तो व्हीट स्टोन ब्रिज में देखो मैंने बोल दिया कि एक P रेजिस्टेंस ये रहा, एक Q ये रहा, R ये रहा, S ये रहा। ये पास है बैटरी, तो बैटरी से पास करंट की मान लो I। तो देखो यहाँ जाने के बाद, यहाँ जाने के बाद करंट को मिले 2 रास्ते। तो जहाँ भी करंट का डिवाइडेशन होगा और रेजिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट होंगे, तो करंट भी क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी। ठीक है ना, डिवाइडेशन क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। अब इसके बाद देखो यहाँ पर, तो P मैंने बोला कि भाई इस P वाले रेजिस्टेंस में मान लो करंट गई I1, इस वाले R रेजिस्टेंस में गई करंट मेरी I2। चलो इसके बाद जैसे मेरे पास यहाँ पर करंट जा रही है I1, तो यहाँ आने के बाद फिर अगेन से कितने रास्ते मिले, 2 रास्ते। एक तो देखो इधर जाने का, एक इधर जाने का। ये मेरे पास डिवाइस होती है गैल्वेमीटर की। क्या होता है, गैल्वेमीटर, जो कि बताता है करंट फ्लो हो रही है नहीं हो रही। ठीक है ना, करंट की डायरेक्शन और डिफ्लेक्शन ऑफ द करंट को बताता है कि मतलब डिफ्लेक्शन इसके अंदर अगर हो गया तो दैट मीन्स इस गैल्वेमीटर में करंट फ्लो करेगी, अगर डिफ्लेक्शन नहीं हुआ तो यानी कि इसमें करंट फ्लो नहीं करेगी। तो ये गैल्वेमीटर हो गया। अगर मैंने सपोज दैट कि भाई यहाँ पर करंट जा रही है IG, क्या जा रही है IG, तो अगर मैं लगाऊंगा जंक्शन लो इस वाले B पॉइंट पर, देखो इस बोर्ड पर जंक्शन लो लगा दूंगा, तो जैसे हम जानते हैं जंक्शन लो में क्या होता है कि भाई इस जंक्शन पर, कल मैं चेंज कर देता हूँ, इस जंक्शन पर, यहाँ पर अगर इस जंक्शन पर मैं देखता हूँ कि जो आने वाली करंट वो कौन है, केवल I1, तो यानी कि जो आने वाली वो कितनी है I1, और जाने वाली कौन सी है IG, और मैंने ऐसा बोल दिया X, क्योंकि हम मुझे मालूम नहीं है अभी, मैं बता रहा हूँ कि ये आया कैसे, तो मैंने बोल दिया कि ये X करंट है। तो X इक्वल टू कितना हो जाएगा, I माइनस IG। तो ये ऐसा आया I माइनस IG। अब बात करते हैं क्या, फिर हम लगाएंगे किस पर, D पॉइंट पर। जैसे हमने D पॉइंट पर जंक्शन लो लगाया,
तो चेक करेंगे देखो इस पर, तो यानी कि इसमें करंट मुझे मालूम नहीं इस वाले रेजिस्टेंस में, तो पहले चेक करें देखो ये आई जी भी आ रही है इधर की ओर, आई टू भी आ रही है, तो यानी कि इसमें करंट जाएगी आई टू प्लस आई जी। तो मेरे पास सब जगह क्या होगी, करंट की मैंने करंट को मैंने शो कर दिया और उसके बाद करंट की डायरेक्शन मैंने दिखा भी दी यहाँ पर। अब लगाएंगे लूप। तो जैसे मैंने लूप लगाया तो पहले लूप लिया मैंने ए बी सी ए बी डी ए, तो ए बी डी ए, यानी कि मैं ऐसे घूम रहा हूँ, देखो मैंने लूप दिखा भी दिया इधर की ओर, ये ऐसे घूम रहा है मेरे पास लूप। तो पहले हम चलेंगे ए से बी की ओर, तो देखो ए से बी की ओर गया, यानी कि लूप मेरा ए से बी की ओर, करंट भी मेरी कैसी है ए से बी की ओर, देखो दिखा रखी डायरेक्शन। तो दोनों के दोनों कैसा आ गया सेम डायरेक्शन, यानी कि वोल्टेज ऑन दिस पोटेंशियल इज पॉजिटिव, तो यहाँ कितना होगा आई वन इंटू पी प्लस। अब बात का देखो यहाँ भी जैसे मैं गया यहाँ से बी से डी की ओर, तो करंट मेरी बी से डी की ओर, तो साइन कैसा आएगा प्लस का, तो आई जी इंटू जी, जी क्या रेजिस्टेंस ऑफ द गलमीटर। अब बात करते हैं क्या डी से ए की ओर, देखो मैं गया डी से ए की ओर लेकिन करंट मेरी ए से डी की ओर, तो दोनों कैसे हो गए अपोजिट, तो अपोजिट मतलब यानी कि साइन यहाँ पर आ गया नेगेटिव, तो यहाँ हो गया पास आई टू माइनस आई टू इंटू आर इक्वल टू जीरो। याद रखना बैलेंस कंडीशन के लिए क्या होता है आई जी की वैल्यू जीरो होती है। क्लास 12 के अंदर क्या हो गया आपकी जो वैल्यू होगी किलोमीटर की वो बैलेंस रखनी है आपको, और बैलेंस कब होगी जब आई जी की वैल्यू क्या होगी आपके पास जीरो, तो मैंने यहाँ रख दिया। अगर मैं यहाँ पर आई जी की वैल्यू जीरो रखूँ तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा जीरो, ये पार्ट कैसा नेगेटिव है कैसा पॉजिटिव, तो यहाँ बचेगा आई वन इंटू पी इक्वल टू आई टू इंटू आर, ये मैं बोल दी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बात करते हैं कौन सी सेकेंड लूप की, तो अब मैं लूप बनाता हूँ क्या बी सी डी बी, कौन सा बी सी डी बी इधर की ओर, यानी कि मेरा लूप जाएगा इधर की ओर फिर इधर की ओर फिर ऊपर इधर की ओर। चलो देखते हैं इसको। अब जैसे मैंने देखा इधर की ओर जब मैं गया बी से सी, तो देखो मेरा जाने का रास्ता भी करंट का रास्ता भी कैसा सेम, तो यहाँ आ जाएगा प्लस का साइन, यानी कि आई वन माइनस आई जी इंटू क्यू। अब देखो यहाँ से जैसे मैं गया सी से डी की ओर, तो सी से डी की ओर आएगा माइनस साइन, क्या आएगा माइनस साइन क्योंकि दोनों हैं अपोजिट, तो यहाँ हमारे पास आई टू प्लस आई जी इंटू एस। अब मैं गया डी से बी की ओर, यहाँ भी साइन माइनस का आएगा, तो यानी कि माइनस आई जी इंटू जी इक्वल टू जीरो। फिर वही बैलेंस कंडीशन के लिए आई जी इक्वल टू जीरो होगा, तो यहाँ यानी कि जहाँ जहाँ आई जी आएगा यानी कि ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा और ये वाला सारा पार्ट जीरो हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा आई वन इंटू क्यू, ये कैसा होगा माइनस आई टू इंटू एस, जो माइनस का देखो हो जाएगा प्लस का, क्या होगा आई टू इंटू एस जो होगी सेकेंड इक्वेशन। तो बाई इक्वेशन अब मेरे पास क्या हो गया दोनों इक्वेशन का करने डिवाइड, क्या करेंगे डिवाइड, तो यानी कि इस डिवाइड बाई फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहाँ क्या होगा आई वन से आई वन कैंसिल आउट होगा, यहाँ बचेगा पी अपॉन क्यू और यहाँ पास आई टू से आई टू कैंसिल होगा, यहाँ हो जाएगा आर अपॉन एस। ये क्या होती है बैलेंस कंडीशन। अब होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, इट इज़ डिफाइंड एज द टोटल वर्क डन और एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ इन मेंटेनिंग द करंट इन ए सर्किट फॉर ए गिवन टाइम, तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी किसी सर्किट के अंदर पर्टिकुलर टाइम पर मेरे पास करंट फ्लो कर रही है तो वहाँ पर जो एनर्जी होगी उसे बोलेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो फॉर्मूला कितना होता है W इक्वल टू वी इंटू क्यू। अब क्यू का फॉर्मूला कितना था आई इंटू टी, क्लास 10 में पढ़ा होगा, जानते ना आई इक्वल टू यू अपॉन टी, अगर क्यू निकालना तो कितना आएगा आई टी, ये आ गया। अब निकालें वी की जगह मैं रखता चाहूँ ओम्स लॉ वी इक्वल टू आई इंटू आर, तो यहाँ जगह आई स्क्वायर आई इंटू टी। अगर मैं निकालता हूँ क्या जैसे यहाँ पर रखा आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, अगर मैं आर से कर दूँ ऊपर मल्टीप्लाई आर से कर दूँ नीचे मल्टीप्लाई, तो यहाँ हो जाएगा आई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू टी अपॉन आर। या अगर मैं यहाँ पर कर दूँ आई इंटू आर का होल स्क्वायर, तो आई इंटू आर क्या होता है वोल्टेज, तो यहाँ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। अब नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। तो इट इज़ डिफाइंड एज द रेट एट विच वर्क इज डन बाय सोर्स ऑफ ईएमएफ इज मेंटेनिंग द करंट, यानी कि ऐसा सोर्स ऑफ ईएमएफ जो कि करंट के रेट को मेंटेन करता है, उसे गिरने नहीं देता।
तो हम उस बैटरी का, उस सेल की बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। फॉर्मूला था P इक्वल टू वी आई, तो यहाँ लगा देंगे क्या, V का फॉर्मूला I इंटू आर, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर मैं R से करूँ ऊपर मल्टीप्लाई और R से करूँ नीचे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, ये फॉर्मूला आएगा V स्क्वायर अपॉन R का। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, नेक्स्ट लास्ट टॉपिक होगा शायद ये। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस क्या होता है, यानी कि जो रेजिस्टेंस होते हैं उसे हम किस किस टाइप से हम अरेंज कर सकते हैं। तो हम दो टाइप पर रखें, कौन कौन सा, पैरेलल और सीरीज। देखो याद रखना, अगर मेरे पास सीरीज कॉम्बिनेशन है तो करंट क्या होगी, सेम होगी, और डिफरेंट क्या होगा, वोल्टेज। तो जैसे मान लें यहाँ पर मैंने बोला कि मेरे पास रेजिस्टेंस R1 R2 R3, तो यहाँ पर इनके अक्रॉस वोल्टेज मैंने बोल दिया B1 B2 B3, क्योंकि वोल्टेज डिफरेंट होता। तो इस B से मेरे पास करंट निकली I, यानी कि यहाँ पास करंट होगी I, यहाँ भी करंट I, यहाँ पास करंट I होगी। अब यहाँ पर जो बैटरी का B वोल्टेज था वो इन तीनों के सम के बराबर होगा, तो B1 प्लस B2 प्लस B3 यहाँ पर आ गया। अब लगाएंगे हम ओम्स लो, तो I इंटू आर इक्वल टू I R1 I R2 I R3। यहाँ पर I1 I2 I3 क्यों नहीं लगा, क्योंकि करंट हमेशा सेम पास जा रही है, तो यानी कि यहाँ पर हम एज्यूम कर लें कि करंट मेरी इक्वल है, तो I। तो इन तीनों में क्या होगा, कॉमन आएगा I, वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ये R क्या है मेरे पास, टोटल रेजिस्टेंस होगा सर्किट, तो RT इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब बात करते हैं क्या, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल में क्या होगा, याद रखना वोल्टेज सेम होगा, करंट में डिफरेंट होगी, तो यानी कि हर ब्रांच में करंट डिफरेंट बिकॉज रेजिस्टेंस आर डिफरेंट। ये B वोल्टेज बैटरी थी, यहाँ से मेरे पास करंट निकली I, तो इस वाले ब्रांच में मान लो I1 करंट गई, इसमें I2, इसमें I3। तो जो मेरे पास टोटल करंट I होगी उसका सम इन तीनों के सम के बराबर होगा, तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अगर मैं यहाँ पर जानता हूँ ओम्स लॉ, तो V इक्वल टू I इंटू आर। अगर यहाँ निकालता हूँ I, तो यहाँ का V अपॉन आर, यहाँ पुट कर देंगे, तो B अपॉन आर इक्वल टू B अपॉन R1 प्लस B अपॉन R2 प्लस B अपॉन R3। इसमें क्या होगा, B कॉमन आके कट जाए, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल वोल्टेज सेम होगा, यानी कि जितना वोल्टेज यहाँ होगा वही वोल्टेज यहाँ, वही वोल्टेज यहाँ। तो ये पूरा फॉर्मूला आ गया। तो आज का चैप्टर मतलब कि आज ये बस यहाँ तक ही मैंने इस चैप्टर को कंप्लीट कर चुका हूँ, ठीक है ना। और मैं कल या परसों से PY को कराऊंगा, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड चैप्टर के, उसके बाद फिर 4 चैप्टर फिर 5 चैप्टर। मैं इसमें जो कराऊंगा वो केवल न्यूमेरिकल कराऊंगा। क्या कराऊंगा, न्यूमेरिकल। अगर आपको मेरा पढ़ाया ठीक लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।